देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सभी बातों को डिस्कस कर लिया था। हमने ये बताया था आप लोगों को दो तरह की रिसिप्ट होती है। एक रिसिप्ट होता है कैपिटल रिसिप्ट और एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं जो डे टू डे होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं, लगातार होते रहते हैं। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो कभी कभी हमको मिलती है, और वो रिसिप्ट जो कैपिटल नेचर की होती है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएंगी। ये बात बताई थी आप लोगों को। फिर ऐसे ही बताया था रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो लगातार होंगी, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड जाएगी क्योंकि वो रिसिप्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट में बताया था लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि ये कभी कभी मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब बताया था वो फीस जो मेंबर अपने लाइफ टाइम की फीस एक बार में ही पे कर देता है। मान लो 4 मेंबर हैं ये, इन चारों मेंबर में से हर मेंबर 1,000 रुपये हर मंथ देता है। अब ये राम है, राम को लगता था कि भैया मेरे पास तो पैसा बहुत है, तो मैं ऐसे ना बंधनों में बंधना नहीं चाहता, मैं हर महीने आप लोगों को मैं मेंबरशिप फीस सब्सक्रिप्शन नहीं देना चाहता, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ अपनी पूरी की पूरी फीस जब तक मेरी लाइफ रहेगी तब तक की फीस आपको अभी दे देता हूं। बताओ ऐसा कोई मेंबर होगा या सब ऐसे होंगे? किसी किसी का दिल बड़ा होगा, कोई धनवान होंगे, तो वो फीस क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट है कभी कभी मिलेंगी, नॉन रेकरिंग नेचर की नहीं है, इसलिए वो फीस हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है और वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। इसके अलावा सर और क्या क्या नाम थे? इसके अलावा मैंने कहा था डोनेशन फॉर एनी पर्पज, किसी पर्पज के लिए आपको डोनेशन मिल जाए। खाली वर्ड डोनेशन होगा तो ये मेरी इनकम है, लेकिन अगर मैं कह दूं डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लैंड, डोनेशन फॉर ऑडिटोरियम, यानी किसी पर्पज के लिए डोनेशन मिल जाएगा तो वो भी आपकी लायबिलिटीज होंगी। ठीक है, कोई पर्पज मिल जाएगा। तो मैंने बताया था 2 तरह के होते हैं, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वो होते हैं जो किसी पर्पज के लिए मिल गया, नॉन स्पेसिफिक वो होते हैं जो किसी पर्पज के लिए नहीं मिला, आप कहीं भी उसे खत्म कर सकते हो, कहीं भी उसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो वो डोनेशन हमारी क्या है? स्पेसिफिक है तो लायबिलिटी साइड, और नॉन स्पेसिफिक है तो इनकम साइड। यानी कोई पर्पज होगा तो लायबिलिटी साइड, और अगर कोई पर्पस नहीं होगा तो इनकम साइड। इसके अलावा मैंने कहा था कि अगर वो कहता है डोनेशन को कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है कि आपको इसे लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करनी है। ठीक है, ये हमारी कौन सी रिसिप्ट हुई? कैपिटल रिसिप्ट। मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, कैपिटल रिसिप्ट। जैसे ही मैं बोलूं कैपिटल रिसिप्ट, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि ये हमारी लायबिलिटीज हैं। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब लायबिलिटीज होता है, आपको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में जोड़ना है। कैपिटल फंड को कॉर्पस फंड भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा था आप लोगों को एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस अगर कुछ नहीं बोलता, खाली एंट्रेंस फीस बोलता है तो ये मेरी इनकम है, लेकिन बोलता है एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है तो फिर ये लायबिलिटीज है। समझ में आती है मेरी बात? हाँ या ना तो बोलो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इंडोरमेंट फंड। इंडोरमेंट फंड भी किसी पर्पज के लिए मिलता है, तो ये भी मेरी क्या है? एक लायबिलिटीज है। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? तो ये हमारे कैपिटल रिसिप्ट थे। इसके अलावा सर कोई ऐसा खर्चा बताओ या इनकम बताओ पहले तो, जो मेरी रिवेन्यू रिसिप्ट है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, ये मेरी रिवेन्यू रिसिप्ट है। ये हर महीने, हर क्वार्टर या टाइम टू टाइम मेरे को मिलता रहेगा, तो ये रिसिप्ट मेरी रिवेन्यू रिसिप्ट है क्योंकि लगातार इंटरवल पर होगा, इसलिए ये रिवेन्यू रिसिप्ट है। और जैसे ही मैं बोलूं रिवेन्यू रिसिप्ट है तो इसका मतलब क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाना चाहिए। समझ में आती है मेरी बात? इसके अलावा सर और कुछ बताओ जो मेरी रिवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है। जैसे कि मैंने चैरिटी शो कर दिया, चैरिटी शो से इनकम आ गई। ठीक है, तो ये भी मेरी कौन सी होगी? रिवेन्यू रिसिप्ट होगी। ये भी मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? अब मैं बोलूं एंट्रेंस फीस, और खाली एंट्रेंस फीस बोलता हूं, तो एंट्रेंस फीस वो फीस होती थी जो मेरी लगातार इंटरवल पर मिलता रहेगा। जैसे कि डेली कोई मेंबर आएगा, जो मेंबर आता है वो अपनी एंट्री फीस देता है, तो वो फीस मेरी एंट्रेंस फीस है। समझ में आ रही है मेरी बात?
अगर मैंने बोला एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड तो वो कैपिटल रिसिप्ट बन जाती है, और खाली मैं बोलूँ एंट्रेंस फीस तो वो मेरी रिवेन्यू रिसिप्ट है, फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो आपने क्या सीखा, खाली एंट्रेंस फीस लिखा होगा तो रिवेन्यू है, खाली डोनेशन लिखा होगा तो रिवेन्यू है, लेकिन डोनेशन फॉर एनी पर्पस हो जाए, एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है या डोनेशन को कैपिटलाइज करना है तो वो मेरी कौन सी है, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको 1 लाख रुपए का एंट्रेंस फीस मिला, एंट्रेंस फीस मिला 1 लाख रुपए का। सर अब मैं क्या करूं इस 1 लाख को, कुछ नहीं बोला, खाली एंट्रेंस फीस बताया, अब 1 लाख रुपए, अब बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए, तो सब इनकम मानना चाहिए। मैंने क्या बोला, खाली एंट्रेंस फीस बोलेगा, कुछ नहीं बोले उसके बारे में तो इनकम है। सर अगर मान लो ऐसा कुछ बोल दे कि 1 लाख में से 30% को कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज करना है 30% को, 30% मतलब 30,000, 1 लाख का 30% 30,000। अब मैं इस 30,000 को क्या करूं, मैं क्या करूं, कैपिटलाइज बोल दिया, कैपिटलाइज मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। लेकिन सर आपने तो बोला था 2 तरह की बैलेंस शीट बनेगी, कौन सी बैलेंस शीट में लिखेंगे, कुछ ना बोले तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और अगर बोल दे कि ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो बाकी जो 70% रहेगा उसका क्या करेंगे, उसको क्या मान लोगे, इनकम मान लोगे। बोलो, अरे बोल तो दिया कि 30% कैपिटलाइज करना, तो बाकी 70% कहां गया, 70% फिर इनकम होगी, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। ओहो नहीं आई बात समझ में, समझ मारी मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। तो 2 तरह की रिसिप्ट है सर, ऐसे ही मान लो खर्चे भी होंगे 2 तरह के, हाँ खर्चे भी 2 तरह के होंगे, कौन कौन से, एक तो होंगे रिवेन्यू जो कि कहां जाना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और एक होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी वो खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे किए जाते हैं, जैसे कि सैलरी पेड टू एम्प्लॉई, रेंट पेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बोलो हाँ ना, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, समझ आ रही मेरी बात। तो ये सारे खर्चे कौन से होंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चलेंगे। और वो खर्चे जो किसी असेट्स को बनाने के लिए या किसी असेट्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, तो वो खर्चे मेरे कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ गुडविल, ठीक है, अगर गुडविल आपने परचेज करी है तो वो भी हमारे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो एक्सपेंडिचर हमारे बैलेंस शीट में असेट साइड जाने चाहिए। इसके अलावा और भी नाम हो सकते हैं। आप बताओ, बुक्स परचेज किया, अब आपके लिए बुक्स खर्चा है या असेट्स है, जरा बताओ मेरे को। असेट्स है, बुक्स हमारे असेट्स होते हैं, बुक्स कभी खर्चे नहीं होते, समझ आ रही मेरी बात, हाँ या ना तो बोलो। इसके अलावा मैं कहता हूं कि आपने 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लिए, 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लिए। अब बताओ, खरीदे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, आपने गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स खरीद लिए, ये हमारे असेट्स है, और ये इन्वेस्टमेंट हमारे कहां जाने चाहिए, बैलेंस शीट में असेट साइड जाने चाहिए। समझ में आती है मेरी बात की नहीं आती है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं कि मैंने ना प्लांट एंड मशीनरी की पेमेंट करी है। अब बताओ, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी होगी नहीं करी होगी, किधर की साइड होगी, परचेज करी होगी तो पेमेंट की साइड होगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, पेमेंट साइड होगी, बोलो। तो वो पेमेंट, क्योंकि आपने प्लांट एंड मशीनरी की पेमेंट करी, तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करोगी तभी तो पेमेंट करी है, तो वो कहां जाना चाहिए। अब बताओ, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, हो सकता है ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या हो सकता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, तुम्हें क्या लगता है बताओ जरा। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं। कभी आपने प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट साइड लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब मैं बोलूं तो आप ये समझ लो दिमाग में कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा हूं। अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी ना प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बोल रहा हूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आज तक आपने कभी प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट साइड दिखाया है? कभी नहीं दिखाया है। तो वो मेरा क्या है? असेट्स है। तो कहां जाना चाहिए? बैलेंस शीट में असेट साइड जाना चाहिए। समझ में आती मेरी बात? देखो बच्चों, अब जरा एक चीज देखना, ये मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक बार फिर से करवाने की कोशिश करता हूं, जरा आप लोग देखना, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज। तो ये है RECEIPTS, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट। और नहीं समझ में आई तो अभी मैंने कुछ समझाई भी नहीं है बातें, आपको सब बात धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अगर ना समझ में आए तो बोलना। RECEIPTS रिसिप्ट्स
अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। ठीक है, मैंने कहा था यहां पर आपको कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, टू बैलेंस BD। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 20,000 और बैंक का जो बैलेंस है वो है 50,000, टोटल मिला के 70,000 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना बोलो। अच्छा, इसके अलावा अब यहां पर मैं रिसिप्ट लूंगा, यानी मैं यहां कुछ भी लिखता हूं तो इसका मतलब पैसा आ रहा है, डेबिट साइड, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या क्या आपके पास जा रहा है और क्या क्या आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब जरा सुनना मेरी बात, जैसे ही मैं यहां पर कोई भी बात लिखूं आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, क्या ये कैपिटल नेचर का है या रिवेन्यू नेचर का है। अगर वो कैपिटल नेचर का है या तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, और या फिर यहां पर जितनी भी चीजें लिखूंगा इसको छोड़ करके, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को छोड़ करके जितनी भी चीजें लिखूंगा, या तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा या फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड जाएगा। ठीक, अब मैं जैसे यहां पर कुछ लिखूं तुम्हारे मन में एक बात आनी चाहिए, क्या बात आनी चाहिए, बात यह होनी चाहिए कि वो कैपिटल रिसिप्ट है या रिवेन्यू रिसिप्ट है। अगर मैं ये बता दूं आपको कि रिवेन्यू रिसिप्ट है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, और अगर मैं ये बता दूं ये कैपिटल नेचर का है तो ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब मैं लिखता हूं सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 30,000 रुपए का, डोनेशन 20,000 रुपए का, कुछ नहीं बोला मैंने, टू एंट्रेंस फीस 40,000 रुपए, ये आपने रिसीव किए हुए हैं। ठीक है, टू लाइफ मेंबरशिप फीस 20,000 रुपए। ठीक है, ये मेरी इनकम हो गई। अब मैं लिखता हूं यहां पर बाय सैलरी 10,000 रुपए। जितनी भी चीजें यहां लिखूंगा या तो वो बैलेंस शीट में असेट साइड जाएंगी, असेट साइड, या फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड जाएंगी। यानी वो रिसिप्ट या वो एक्सपेंडिचर की बात करता हूं, यहां तो एक्सपेंडिचर है, तो यानी वो एक्सपेंडिचर जो मेरे रिवेन्यू नेचर के हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा, और अगर वो कैपिटल इन नेचर का है तो वो बैलेंस शीट में असेट साइड चला जाएगा। ठीक है, अब बताओ सैलरी क्या आप बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाओगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे? ऑब्वियस सी बात है, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बोलूं तो आपके मन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर आना चाहिए। बस सैलरी खर्चा है, ये डे टू डे होगा, हर महीने होगा, हर क्वार्टर होगा, हर साल होगा, ये आपको, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है तो ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी तरह बाय जनरल एक्सपेंसेस 20,000 रुपए, बाय फर्नीचर। अब बताओ फर्नीचर आपको क्या लगता है, असेट्स है या खर्चा है? असेट्स है, 40,000 रुपए, बाय बिल्डिंग 10,000 रुपए, बाय बैलेंस क्लोज डाउन, बाय बैलेंस क्लोज डाउन, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, टोटल कितना बच जाएगा जरा मुझे बताओगे? 70 और 30, 1 लाख, 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000, 1,80,000 में से 40, 70, 80,000 चले गए, 1 लाख, तो 70,000 और 30,000। ठीक है, समझ मारी मेरी बात? ये आपको दे रखा है। इसके अलावा मैं एक पॉइंट डालता हूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैं कहता हूं कि 60% ऑफ डोनेशन, इसका मतलब बताओगे आप लोग? डोनेशन का 60%, आपको डोनेशन कितना मिला था? 20,000 रुपए का, उसका 60% आपको फॉर बिल्डिंग के लिए मिला। किसके लिए मिला? बिल्डिंग के लिए मिला। तो 20,000 का था, 20,000 का 60% कितना हो गया? 12,000। तो 12,000 बिल्डिंग पर्पस बोल दिया, तो 12,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोलो। तो बाकी जो बच गया 8,000 वो कहां जाना चाहिए? उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो वो इनकम साइड जाएगा। समझ मारी मेरी बात की नहीं आ रही है? अगला 20% ऑफ एंट्रेंस फीस
कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज का मतलब बताओ 20%, तो 40,000 का 20% होता है 8,000। अब बोल रहा है कैपिटलाइज मतलब क्या करना है आपको, लाइबिलिटीज मानना है, बोलो। तो बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड। तो बाकी जो बच गया वो कहां जाएगा, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो इनकम साइड। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही है? बस अब मैं आपको इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। ये बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब बच्चे ध्यान से मेरी बातों को सुनना, बहुत सारे क्वेश्चन अब आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे, जरा इधर देखते रहो। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। यहां लिखता हूं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, यहां लिखता हूं अमाउंट, यहां लिखता हूं इनकम और यहां लिखता हूं अमाउंट। एक बनाता हूं मैं, ये मिटा दूं, एक बन गया ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ओपनिंग, क्योंकि डेट नहीं दे रखा तो मैंने ओपनिंग लिख दिया। और एक बनाता हूं बैलेंस शीट क्लोजिंग। बहुत सिंपल है, मतलब इस चैप्टर में कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि फ्री के 10 में से 10 नंबर है, अगर आपने ध्यान से बातों को सुन लिया तो। ठीक, अच्छा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये अमाउंट है, ये असेट्स है और ये अमाउंट है। इसमें बच्चों डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते, ठीक है। ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये अमाउंट है, ये असेट्स है और ये अमाउंट है। एक एक करके बातें करेंगे। सबसे पहले आपको ना कुछ भी नहीं करना, डोनेशन के बारे में बोला है ना, आपको एडजस्टमेंट पढ़नी। डोनेशन के बारे में बोला है, डोनेशन पर निशान लगा लो। एंट्रेंस फीस के बारे में बोला है, एंट्रेंस फीस पर निशान लगा लो। बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक। कैश का ओपनिंग बैलेंस, ये कैश अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये कैश अकाउंट है। बताओ जरा कैश कहां जाता था, बैलेंस शीट में, असेट साइड या लाइबिलिटी साइड या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, असेट साइड। तो ओपनिंग कैश कितने रुपए का है, 20,000 और बैंक कितना है 50,000। ये मैंने लिख दिया, ये चीजें खत्म हो गई। मैंने कहा था अब ओपनिंग बैलेंस को छोड़ करके जितनी भी चीजें नीचे आएंगी या तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएंगी या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड जाएगी। एक एक करके बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम है या लायबिलिटीज है, इनकम, क्योंकि ये डे टू डे मिलता रहेगा। मेंबर हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर या हर मंथ या हर 2 महीने पर, हर 3 महीने पर, जो भी उनकी बातें होंगी, एग्रीमेंट होगी, उसके हिसाब से पे करता रहेगा। टाइम इंटरवल सेम होगा इनके बीच में। तो सब्सक्रिप्शन क्योंकि इनकम है तो यहां पर लिख दो इनकम साइड। बोलो हाँ या ना। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई समझ मारी मेरी बात। ये 30,000 यहां लिख दिया। डोनेशन बोला है, इसके बारे में अभी छोड़ देते हैं। एंट्रेंस फीस पर भी निशान लगाए, छोड़ दो। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा लाइबिलिटीज होती हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस वो फीस होती है जो मेंबर लाइफ टाइम के लिए एक बार में ही पे कर देता है। तो ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। लाइफ मेंबरशिप मेरा कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए हमेशा याद रखो इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना। सर आप कैसी बातें करते हो, लाइफ मेंबरशिप फीस आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बोल रहे हो, कौन सी बैलेंस शीट में लिखूं ये तो बताओ। मैंने कहा था कुछ ना बोले तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और अगर ये बोल दे कि ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में। वैसे ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही जाना चाहिए लॉजिकली। तो लाइफ नहीं समझ में आई बात। मेंबरशिप फीस कितने रुपए का, 20,000 रुपए। ये वाली चीजें खत्म हो गई, बोलो। अच्छा अब इधर आ जाओ। जितनी भी चीजें यहां होंगी इसको छोड़ करके क्लोजिंग में, देखो इसको मैंने यहां छोड़ दिया, इसको मैं यहां छोड़ दूंगा क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाएंगे असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जितनी भी चीजें यहां आएंगी या तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड या बैलेंस शीट में असेट साइड। अब बताओ सैलरी तुम्हारा असेट से खर्चा है, दिमाग लगाओ जरा। सैलरी को कभी बैलेंस शीट में दिखाया आप लोगों ने आज तक? तो सैलरी मेरा खर्चा, तो लिखूंगा टू सैलरी एक्सपेंडिचर साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं साहब, ये समझ लो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इधर सारे खर्चे, इधर सारे इनकम, सैलरी खर्चा है, इधर लिख दे 10,000 रुपए। बस कुछ नाम में आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे कि होनोरिनियम हो जाएगा, जैसे कि बुक्स हो जाएंगी, लाइब्रेरी बुक्स। तो बुक्स मैंने बोल भी दिया साइड से, समझ में आती मेरी बात। जनरल एक्सपेंसेस, अब बताओ नाम ही है एक्सपेंसेस, तो क्या इसे असेट साइड लिख सकते हो? जनरल एक्सपेंस तो खर्चा है, तो ये भी खर्चे साइड लिख दिया। जनरल एक्सपेंसेस कितने रुपए का,
ये हो गया 20,000 रुपये का। ये भी बात खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई। फर्नीचर असेट्स है या खर्चा है? फर्नीचर याद करो, 11th क्लास में याद करो, मैं याद करने की कोशिश करता था। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर्स, ऑफिस परमाइसेस, व्हीकल, गुडविल, डिजाइन नेम, ब्रांड नेम, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, स्टॉक, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे हमारे असेट्स होते थे। याद करो सर, फर्नीचर का भी नाम था, तो फर्नीचर हमारे असेट्स है। फर्नीचर कुछ नहीं बोला तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। समझ में आती है मेरी बात? 40,000 रुपए, ये भी लिख दिया। बिल्डिंग बताओ, बिल्डिंग असेट्स है या खर्चा है? असेट्स है। कौन सी बैलेंस शीट में असेट साइड? कुछ ना बोले तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। बिल्डिंग कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस कैश का दे रखा है आप लोगों को, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा। ओपनिंग तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। 70,000 और 30,000 टोटल मिला करके हो गया 1 लाख। अभी बातें खत्म नहीं हुई, इतनी सी बात समझ में आती है आप लोगों को? हाँ या ना बोलो। देखो अभी बातें खत्म नहीं हुई है, अभी तक देखो 60% ऑफ डोनेशन, ये वाली एडजस्टमेंट रह गई थी। डोनेशन का 60% बिल्डिंग के पर्पज के लिए मिल गया। ओ माय गॉड, आपके सर के ऊपर एक बोझ आया कि नहीं आया? सर के ऊपर एक लाइबिलिटीज है कि साहब ये जो पैसा मिला, इनकम तो है, मिला 20,000 रुपये, लेकिन ये 20,000 बिल्डिंग के लिए मिला, इसमें से 60% बिल्डिंग के लिए मिला है, तो मुझे ये बिल्डिंग बना करके दिखाना पड़ेगा। ये क्योंकि बिल्डिंग के लिए मिला तो पर्पस हो गया कि ये पैसा जो मिला आपको बिल्डिंग के लिए मिला है, तो ये आपकी लाइबिलिटीज है। तो बैलेंस शीट में डोनेशन फॉर बिल्डिंग 12,000 रुपये आएगा। तो सर टोटल तो मिला था 20,000 रुपये का, 20,000 में से 12,000 ही तो लाइबिलिटीज है, बाकी 4,000 वो इनकम है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। बाय डोनेशन 8,000। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बात बताना, तुम्हारे पापा ने तुमको कहा ये ले 200 रुपये, इसमें से 100 रुपये की तो सब्जी ले आना, ठीक है, और 100 रुपये के बारे में कुछ नहीं बोला, तो 100 रुपये तो आपकी लाइबिलिटीज है, क्योंकि इसके प्रति आपको घर में सामान लेकर जाना है, इसको दिखाना पड़ेगा आपको। और 100 बाकी जो 100 रुपये बच गए उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो वो आपकी इनकम है। बोलो। तो साहब मैंने कहा कि 20,000 का डोनेशन मिला, 20,000 में से 60% तो बिल्डिंग के लिए मिला, पर्पस हो गया, तो 12,000। कई बच्चे कह रहे होंगे सर बिल्डिंग आया, बिल्डिंग असेट साइड नहीं आएगा। अरे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग बना कहाँ लिया आपने? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वो कुछ नहीं, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग 12,000 रुपये, ये मैंने लाइबिलिटी साइड लिख दिया। बाकी जो 8,000 बच गया वो मेरा असेट्स है, वो इनकम है, वो मैंने इनकम साइड दिखाया। ऐसे आ जाओ एंट्रेंस फीस। 20% ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब होता है लाइबिलिटीज। अब बताओ 20% एंट्रेंस फीस था 40,000, 40,000 का 20% 8,000। बताओ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा, क्योंकि कैपिटलाइज करना है 20% को। 40,000 का 20%, 40,000 का 20%, 8,000, 8,000 को कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज का मतलब होता है लाइबिलिटीज। कौन सी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज? ओपनिंग या क्लोजिंग? कुछ नहीं बोले तो क्लोजिंग। बोलो। एंट्रेंस फीस कितने रुपए का? 8,000। बोलो। तो बाकी जो बच गया वो क्या है? आपका इनकम है। एंट्रेंस फीस कितने रुपए का? 32,000। सर हमारी बात की नहीं आ रही है? हाँ है ना, तो बोलो। ओहो नहीं आई सर में बात, पक्का ना? अच्छा बाकी सारी बातें हो गई। अब जरा एक एक करके मेरी बात सुनना। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते थे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैसे क्लोज करते थे? टोटल ऑफ दिस माइनस दिस, इधर आता था तो नेट प्रॉफिट और इधर आता था तो नेट लॉस, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं 30, 32, 62, 70, इधर भी 70, टोटल कर दिया। हाईएस्ट फिगर दोनों तरफ लिख दिया। इधर की तरफ काम आ रहा है, क्या लिखो इधर? टू सरप्लस। कितना? 70 में से 30 गया, 40,000, ये आपका सरप्लस आ गया। अच्छा एक बात याद करो, आप 11th क्लास में एक चीज और करते थे, ये जो नेट प्रॉफिट आता था, इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल में जोड़ते थे। याद करो, नेट प्रॉफिट आता था कैपिटल में जोड़ देते। तो क्या मैं यहां पर सरप्लस के नाम से लिख दूं? अच्छा यहां पर नेट प्रॉफिट ना लिख करके क्या लिखते हैं? सरप्लस। इधर की तरफ डिफरेंस आएगा तो डेफिसिट।
इधर आएगा तो सरप्लस। नेट प्रॉफिट नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, नेट लॉस नहीं लिखूंगा, सरप्लस और डेफिसिट। ये मैंने प्लस कर दिया, कितने रुपए का? 40,000। अब मुझे कैपिटल निकालना है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए। ओपनिंग बैलेंस शीट में दोनों तरफ बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? असेट्स बराबर लायबिलिटी, 70,000 और 70,000। भाई दोनों तरफ बैलेंस शीट बराबर होती है ना, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, तो कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकालोगे? कैपिटल फंड निकाल लिया आप लोगों ने, कैपिटल फंड 70,000। तो आपने ये सीखा कि ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाते ही हैं कैपिटल फंड को निकालने के लिए। कैपिटल फंड को निकालने के लिए ही ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाया जाता है। अच्छा सर, अगर मान लो कैपिटल फंड दे रखा होगा तो भी बनाएंगे बैलेंस शीट ओपनिंग वाला? नहीं, तो मत बनाना। आपको कैपिटल फंड दे रखा है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं दे रखा तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। समझ में आती है मेरी बात? तो कब बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट? जब आपको कैपिटल फंड दे रखा होगा तो मत बनाना, और नहीं दे रखा होगा तो फिर बना लेना। अच्छा, कैपिटल फंड निकाला, कैसे निकाला? टोटल ऑफ ये प्लस ये माइनस कुछ लायबिलिटीज नहीं थी तो ये आ जाएगा, ये कैपिटल फंड आ जाएगा। इस कैपिटल फंड को मैं यहां पर पुट करूंगा। पता है, जैसे ही मैं यहां पर कैपिटल फंड लिखता हूं 70,000, एक मतलब समझ में आती है, इसलिए हम इसको कॉर्पस फंड कहते हैं। देखो, इस प्रॉफिट को मालिक को घर ले जाने का अधिकार नहीं है। अगर घर ले जाने का अधिकार होता तो फिर इसमें वो नेट प्रॉफिट लिखते हैं। यहां पर समझ में आती है मेरी बात? इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? कॉर्पस फंड कहते हैं। कौन सा फंड कहते हैं? कॉर्पस फंड कहो या जनरल फंड कहो। समझ में आती है मेरी बात? हाँ ही ना, तो बोलो। तो मैंने यहां से ओपनिंग कैपिटल निकाला 70,000। फिर ध्यान सुनना, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये तो पहले से हमने कर लिया था। यहां से प्रॉफिट निकाला हम लोगों ने, सरप्लस। इस सरप्लस को कैपिटल फंड में जोड़ दिया। कैपिटल फंड कहां से निकाला? ओपनिंग बैलेंस शीट से। टोटल कितना हो गया? 1 लाख। देखो, अब ये दोनों तरफ मैच हो जाना चाहिए, दोनों तरफ की बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। जरा देखना जरा, 1,10,000, 1,18,000, 1,20,000, 1,20,000 और 1,50,000 आ रहा है। ये 1,50,000 रोक दो, ये दोनों तरफ बराबर आ गई। आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट बराबर हो जाएगी। उधर से आओ। तो बच्चों ये ना, आपने इसको नोट डाउन कर लो। फिर से मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए बातें, ठीक है? मैं 3 करवा देता हूं। पेज नंबर 1.64 TS ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 37। मैं सॉल्व कराता हूं आप लोगों को, जरा सब बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ना। अच्छा, क्वेश्चन आपके ना स्क्रीन पर आ रहा होगा इधर की साइड, ठीक है? तो क्वेश्चन आप पढ़ना। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ UAB40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 2019 का। तो 31 मार्च 2019 आपके लिए कौन सा ईयर हो गया? करंट ईयर। इससे पीछे के सारे साल कौन से हो गए? प्रीवियस ईयर। इससे आगे के सारे साल कौन से हो गए? नेक्स्ट ईयर। रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट दे रखा है कैश का ओपनिंग बैलेंस 1,50,000। आपको बैलेंस दे रखा है 1,50,000 रुपए का। सब्सक्रिप्शन 17-18 ओपनिंग का 60,000 और 18-19 क्लोजिंग का 3,50,000। डोनेशन 50,000। कुछ नहीं बोला अभी तक, तो आप इसे क्या मानोगे? डोनेशन को कुछ नहीं बोला, कोई पर्पज नहीं है, तो क्या मानोगे? इनकम। एंट्रेंस फीस कुछ नहीं बोला, मान लो अभी तक, तो क्या मानेंगे? इनकम। सर अगर बोल देता डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर मैच, डोनेशन फॉर ये, फॉर डोनेशन फॉर वो, तो फिर पर्पज हो जाता, फिर वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाता। मैंने बताया था जितनी भी चीजें रिसीप्ट साइड होंगी, रिसीप्ट साइड जितनी भी चीजें होंगी, या तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएंगी, और अगर उसके बारे में कुछ ना बोला हो तो वो फिर मेरी इनकम है। फिर इसी तरह सैलरी है, ऑफिस एक्सपेंस है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, टेलीफोन चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, और बैलेंस का क्लोज डाउन बैलेंस है, ठीक है? कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 55,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 55,000। आप लोग निशान लगा लो सब्सक्रिप्शन पर, लगा लिए निशान। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, निशान लगाओ सैलरी एंड वेजेस पर, लगा लिए निशान।
डेप्रीसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25% का डेप्रीसिएशन लग गया, 25% का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी निशान लगा लो, लगा ले निशान। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। मैं यहाँ पर केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बना करके आपको बैलेंस शीट भी दोनों बना कर दिखाऊंगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, इस क्वेश्चन में केवल आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, लेकिन मैं सब कुछ बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। जरा मेरे साथ साथ देखना जरा। एक बनाता हूं मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बन गया। एक बनाता हूं मैं बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट 31/3/2018 ओपनिंग हो गया। ठीक है, एक बनाता हूं मैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट 31/3/2019, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गया। यहां पर लिखता हूं मैं लायबिलिटीज, यहां लिखता हूं अमाउंट, यहां लिखता हूं असेट्स, यहां लिखता हूं अमाउंट, यहां अमाउंट, यहां असेट्स, यहां पर अमाउंट, यहां पर लायबिलिटीज। ये बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये हो गई क्रेडिट साइड, ये हो गई डेबिट साइड। यहां पर लिखता हूं एक्सपेंडिचर, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ मैं लिखता हूँ इनकम और यहाँ पर अमाउंट। बस बच्चों बातें नहीं, इधर देखो। ठीक है, मेरे साथ साथ जिस पर निशान आप लोगों ने नहीं लगाया उसके बारे में पहले बातें करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, कैश का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बताओ कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिखूं, कितने रुपए का दे रखा है? 1,50,000। समझ में आ रही बात? अच्छा, सब्सक्रिप्शन पर तो निशान लगा हुआ है, डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला, डोनेशन के बारे में कोई पर्पस नहीं है। मैंने कहा था जितनी भी चीजें रिसिप्ट साइड होती हैं वो या तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाती हैं या वो फिर वो इनकम साइड जाती हैं। अब डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो इनकम मानूं या लायबिलिटीज मानूं? इनकम बाय डोनेशन। कितने रुपए का? 50,000। आगे बताओ। एंट्रेंस फीस कुछ नहीं बोला, एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं बोला तो एंट्रेंस फीस को भी क्या मानता हूं मैं? इनकम। कितने रुपए का? 80,000। ठीक है, अब आ जाओ खर्चे की साइड। सारी चीजें हो गई, अब खर्चे की साइड आ जाओ। सब्सक्रिप्शन के बारे में अभी बोला हुआ है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है, उसके पे निशान लगा हुआ है। इसके अलावा अब आ जाओ सैलरी एंड वेजेस, निशान लगाए छोड़ दो। ऑफिस एक्सपेंसेस बताओ, जितनी भी चीजें पेमेंट साइड हैं, जितनी भी चीजें पेमेंट साइड है, या तो वो ध्यान सुनना, जितनी भी चीजें पेमेंट साइड है या तो वो बैलेंस शीट में असेट साइड आएंगी या फिर एक्सपेंडिचर। अब बताओ आपको क्या लगता है कि ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चे हैं या असेट्स है? नाम ही है खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने रुपए का? 35,000 रुपए का। आगे बोलो। टेलीफोन चार्जेस, ये भी खर्चा है, कितना? 24,000। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में बोला था इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं किया, बाद में करूंगा एक साथ ही। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी खर्चा है, बोलो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने रुपए का? 32,000। आगे बोलो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 65,000। आगे बोलो। क्लोज क्लोज डाउन, कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दूं कैश, असेट्स है ना कैश। अरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं लिखूंगा क्या? क्लोजिंग है कैश का बैलेंस 34,000 रुपए। कैश असेट्स है ना बच्चों, समझ में आती मेरी बात? बच्चों देखो, इसके ना आपको नंबर मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर मान लो गलती भी हो जाती है एडजस्टमेंट तो अब इसके नंबर मिलेंगे क्योंकि आपने कुछ चीजें तो पुट कर दी है।
अब आ जाओ फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला उसने? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। आप लोग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना सीखा था, याद करो, अकाउंट बनाना सीखा था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब ये आपका वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में आपको बिल्कुल फॉर्मेट नहीं बनाना, आप जल्दी जल्दी देखना। डेबिट क्रेडिट, यहां पर क्या लिखते थे याद करो? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखते थे। यहां पर क्या लिखते थे? बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। यहां पर क्या लिखते थे? बाय ओपनिंग एडवांसेस। यहां पर क्या लिखते थे? टू क्लोजिंग एडवांसेस। यहां पर क्या लिखते थे? बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहां पर क्या लिखते थे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहां पर एक चीज और लिखते थे, बाय बैड डेप्ट। यहां पर एक और चीज लिखते थे, टू रिफंड। समझ में आती है मेरी बात? अब सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना दे रखा? देखो जरा रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में 60,000 और 3,50,000, 18 और 19। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे रखा है 60,000 और 3,50,000। कितना हो गया? 20 का तो दे नहीं रखा, 0, 4,10,000। 3 साल का लिखते थे ना, पिछले साल, करंट ईयर, अगले साल का, 4,10,000। अब आ जाओ मेरे साथ साथ, क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 2019 में आउटस्टैंडिंग कितना है? 2019 में आउटस्टैंडिंग, 2019 में 19 क्या है? क्लोजिंग। भाई 19 क्लोजिंग है ना, आपको बोला तो है उसने, आपको 31/3/2019 के अकाउंट्स बनाने हैं, तो 19 आपके लिए क्लोजिंग है ना, तो क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग कितना बोला उसने? 55,000। हाँ या ना बोलो? नहीं समझाई बात? हाँ या ना तो बोलो। ओहो, पक्का? कोई मन में डाउट है तो बता दो यार, पक्का? अच्छा अब देखो, अब बस सब्सक्रिप्शन के बारे में और कोई पॉइंट नहीं है। ओपनिंग एडवांस नहीं दे रखा तो 0, बैड डेप्ट नहीं दे रखा तो 0, रिफंड नहीं दे रखा तो 0, ये अमाउंट नहीं दे रखा तो मैंने बोला था चेक करेंगे ये वाला अमाउंट, ये दे रखा है नहीं, 0। भाई ये अमाउंट नहीं दे रखा होगा तो बोला था ना ये वाला अमाउंट चेक करेंगे, ये नहीं दे रखा तो 0। अरे भैया नहीं आई समझ में बात? ये अमाउंट नहीं दे रखा तो ये मान लिया 0, अगर दे रखा होता तो जो दे रखा होता फिर वो लिख देता। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं दे रखा तो मैंने क्या कहा था? ये वाला अमाउंट चेक करेंगे, ये यहां पुट कर दूं? हाँ ये ना बोलो? अब बताओ क्या ये अमाउंट निकाल लोगे? फिर सुन लो, ओपनिंग एडवांस नहीं दे रखा तो 0, बैड डेप्ट नहीं दे रखा तो 0, 18-19 का दे रखा था, 20 का नहीं दे रखा था तो मैंने खाली छोड़ दिया, कुछ भी नहीं होगा, 4,10,000 टोटल हो गया। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 55,000 रुपये दे रखा है मेरे को। जब ये अमाउंट नहीं दे रखा होगा तो मैं ये वाला चेक करूंगा, ये वाला फिर यहाँ लिख दूंगा। समझ में आती है मेरी बात? तो ये कितना आ जाएगा? 4,65,000। कितना? 4,05,000। अब इसको पुट करते हैं अपनी अपनी जगह पर, ध्यान से देखना। ये वाला असेट साइड जाता था, असेट साइड बोलो, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिखूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 60,000। हाँ या ना बोलो? अरे बोला था ना ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का? 55,000। ये और ये खत्म हो गए, बोलो। ओपनिंग एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एडवांस वाली लाइन थी। ओपनिंग एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। नहीं दे रखा तो 0 मान लो। अरे भैया, ओपनिंग एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। नहीं दे रखा तो 0, ये भी नहीं दे रखे, 0 हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन कितना? 4,05,000। नहीं आई समझ बात? पक्का? ओहो, समझ में आई बात? आगे आ जाओ, अगला पॉइंट। आगे क्या बोला उसने? सैलरी कितना है? आउटस्टैंडिंग है, कितने रुपए का? अच्छा अब देखो, सैलरी एंड वेजेस खर्चा था कि नहीं था? और आप लोग 11th क्लास याद करो, आउटस्टैंडिंग प्लस करते थे और एडवांसेस माइनस करते थे, याद करो। नहीं करते थे क्या? अरे जितने भी चीजें आउटस्टैंडिंग होती थी प्लस करते थे ना, तो पहले कितने रुपए का खर्चा था? 1 लाख। आउटस्टैंडिंग कितना है? तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख। अरे सैलरी 1 लाख, सैलरी एंड वेजेस 1,60,000 पहले से था, आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं ना। अरे आउटस्टैंडिंग प्लस ही तो करते हैं, प्लस करके लिख दिया। अब बताओ, खर्चा आउटस्टैंडिंग एसेट्स है लायबिलिटीज है? खर्चा आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग एसेट्स है लायबिलिटीज है। तो बताओ कौन सी बैलेंस शीट में लिखूं? कुछ ना बोले तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग
सैलरी एंड वेजेस कितने रुपए का? 40,000। बोलो हाँ ये ना। इसके अलावा अलग लास्ट पॉइंट क्या है? डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। डेप्रीसिएशन यहां लिखते थे, बोलो हाँ है ना। डेप्रीसिएशन तो खर्चा है ना बच्चों। अरे डेप्रीसिएशन खर्चा है ना, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने रुपए का था आपके पास? कितने रुपए का परचेज किया था? देखो जरा परचेज किया था, पेमेंट साइड। परचेज करोगे तो पेमेंट साइड आएगा, और अगर सेल करोगे तो रिसीप्ट साइड आएगा। तो आपने परचेज कितने रुपए किया? 3 लाख में से कितना परसेंट डेप्रीसिएशन लग गया? कितने रुपए का था? कितने रुपए का परचेज किया था आप लोगों ने? 3,40,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने परचेज किया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया 3,40,000 का। कितना परसेंट डेप्रीसिएशन? 25% डेप्रीसिएशन। अरे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रीसिएशन लग गया, तो कितने रुपए का डेप्रीसिएशन लग गया? 80,000। कितना? 85,000 का डेप्रीसिएशन लग गया। डेप्रीसिएशन हमारा खर्चा है। डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने रुपए का? 85,000। तो बताओ आपके पास 3,40,000 की परचेज करी, 85,000 का डेप्रीसिएशन लगा, तो कितने रुपए का बच गया? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सर आपने ना ओपनिंग वाले में क्यों नहीं कुछ लिख रहे हो? क्योंकि वो बोलेगा आपको स्पेशली इसके लिए कि ओपनिंग का है, नहीं बोलेगा तो फिर वो क्लोजिंग का है। समझ मारी मेरी बात? आपको जब तक बोले नहीं वो ओपनिंग असेट्स है, तब तक आप उसे ओपनिंग असेट्स मत मानना, क्लोजिंग असेट्स मानना। समझ में आती मेरी बात? तो बताओ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने रुपए का बच जाएगा? 2,55,000 रुपए का। मेरे ख्याल से सारी बातें खत्म हो गई है। फिर सुन लो सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहले तो मैंने खर्चे साइड सारे खर्चे लिख दिए। सब्सक्रिप्शन इनकम है, डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो मैंने उसे इनकम माना। एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं बोला तो इनकम माना। सर डोनेशन के बारे में कोई पर्पस बोलता तो फिर वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखता। एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करने के लिए बोलता तो मैं उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखता। लेकिन सर मान लो 50% बोलता तो 50% को ही लायबिलिटी साइड लिखता, बाकी सबको इनकम मानता। समझ में आती मेरी बात? तो मेरी इनकम हो गई, ये मेरे खर्च हो गए। फर्स्ट पॉइंट था सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मैंने अकाउंट बना लिया, क्योंकि ये मेन काम नहीं था, आपसे बोला केवल ये था, तो मैंने वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर मैं कैसे भी बना सकता हूं, इसके लिए कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, यहां पर लिखा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहां लिखा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यहां लिखा ओपनिंग एडवांस, यहां लिखा क्लोजिंग एडवांस, यहां रिसिप्ट एंड पेमेंट, बाय बैड डेब्ट, बाय रिफंड, यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको ये दे रखा था बस, और उसने बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था क्लोजिंग में 55,000, तो क्लोजिंग बैलेंस यहां पर लिख दे 55,000 रुपये। ठीक है। अब मैंने बात करी कि ये प्लस ये नहीं दे रखा तो जीरो, ये अमाउंट नहीं दे रखा होगा तो ये वाला अमाउंट पुट कर देते 20 वाला यहां पर, जो कि नहीं दे रखा तो जीरो मान लिया। ये अमाउंट नहीं दे रखा था तो मैंने कहा था ये अमाउंट दे रखा है तो फिर ये वाला यहां पर पुट कर देना। ये वाला यहां पुट कर दिया, ये 4,05,000 रुपये आंसर आया। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दिया। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम आउटस्टैंडिंग असेट्स होता है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। ये एडवांसेज हमारे लायबिलिटीज है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये मेरी इनकम आ गई, इनकम को मैंने यहाँ लिख दिया। बातें बिल्कुल आसान हो गई। इसके बाद मैंने कहा था सैलरी एंड वेजेस था 1,60,000। आप 11th क्लास में कोई खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग होता था तो प्लस करते थे, तो मैंने प्लस करके लिख दिया। और ये खर्चा क्योंकि आउटस्टैंडिंग है 40,000 रुपये, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। अब दो बैलेंस शीट है, ओपनिंग है क्लोजिंग, तो मैंने कहा था कि कुछ ना बोले तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना। ऐसे ही डेप्रीसिएशन असेट्स पर लगेगा, तो यहाँ पर 85,000 का डेप्रीसिएशन लग गया। 3,40,000 का आपने पेमेंट साइड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की पेमेंट करी है। अगर आपने पेमेंट करी तो आपने परचेज करी है, इसलिए यहाँ पर आया। तो 3,40,000 का 25% डेप्रीसिएशन लग गया, तो बाकी जो बच गया यहाँ लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, आपको इधर से पहले तो ओपनिंग कैपिटल फंड निकालो 2,10,000। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना? 2,10,000। कैसे निकाला? ये प्लस ये 2,10,000 और 2,10,000 यहां लिख दिया। इस कैपिटल फंड को जो निकाला वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहां पर लिखना है। कैपिटल फंड 2,10,000। इसमें आपको ऐड क्या करना है? ऐड करना है आपको सरप्लस या डेफिसिट। अब बताओ सरप्लस आया या डेफिसिट आया? बताओ इधर का टोटल कितना रहा है? 4,55,000, 5,35,000। हाईएस्ट फिगर इधर वाला ही है क्या? तो 5,35,000 यहां लिख दिया इधर की तरफ, यानी खर्चा कम है इनकम पर, यानी इनकम हमारी ज्यादा है और खर्चा कम है, तो फायदा हो गया कि नहीं हो गया? सरप्लस। कितने रुपए का सरप्लस आया जरा बताओ? कितना? 94,000। आपका ना आंसर बुक से मैच होगा 94,000 सरप्लस। ये सरप्लस मैंने यहां पर प्लस कर दिया, सरप्लस 94,000। तो ये कितना आ गया? 3,04,000।
3,04,000, आ गया 3,44,000 3,04,000, 3,44,000 इसका टोटल आ गया होगा। हे भगवान, इधर वाला भी इतना आ जाए। आ गया 3,44,000, 3,44,000 मैच हो गया। बल्ले बल्ले 4 बार नाचते रहो बच्चों। नोट डाउन कर लो। हाँ जी बच्चों, एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होते हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स GOVERNMENT गवर्नमेंट ग्रांट्स, इस पर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 लगता है। सिंपल, एक बात बताना मेरे को, भारत सरकार ने आपको सब्सिडरी दी है या फिर किसी बैकवर्ड एरिया में बिजनेस करने के लिए कोई पैसा दिया है, या फिर आपका कर्ज माफ कर दिया है, या फिर इवन आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल को 26 जनवरी के परेड करने के लिए पैसे दिए गए हैं, या फिर लेबोरेटरी बनाने के लिए कोई पैसा दिया गया हो, या फिर किसी ऐसे संस्था द्वारा पैसा देना जिससे आपको मदद मिले, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गया। ठीक है सर, एक बात और बताओ कि गवर्नमेंट ग्रांट्स किधर आएंगे। तो साहब गवर्नमेंट ग्रांट से पहले एक बात समझना कि ग्रांट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या तो वो कैश हो सकता है या फिर वो काइंड हो सकता है। मान लो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्लांट एंड मशीनरी दे रही है ₹4 लाख की, तो ये ग्रांट्स इन फॉर्म ऑफ काइंड हुआ कि आपको पैसे ना मिल करके कोई सामान मिल गया। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए दे रही है तो ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ कैश हुआ। समझ में आती है मेरी बात? नहीं आई समझ में मेरी बात? अच्छा एक चीज़ और सुनो, जरूरी नहीं है कि ये एनजीओ को ही मिले। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ये कहीं नहीं बोलता कि गवर्नमेंट्स ग्रांट्स केवल एनजीओ को ही मिलेगी या फिर एनपीओ को मिलेगी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। ये किसी को ही मिल सकती है। यहाँ तक एक बात बताता हूँ, MS धोनी को भी भारत सरकार ने 2011 के वर्ल्ड कप जीतने पर ग्रांट्स दिया था, करोड़ों रुपए दिए थे। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि गवर्नमेंट ग्रांट्स वो सब्सिडरी है या वो मदद है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। सर भारत सरकार का मतलब देखो, 2 तरह के सरकार होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के अलावा लोकल भी होते हैं। ठीक है, ना केवल लोकल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के, यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी संस्था द्वारा, ये सभी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर ये है, इनके द्वारा दिया जाने वाला कोई भी मदद हमारा क्या है, ग्रांट है, वो गवर्नमेंट से मिला हुआ है। ठीक है, समझ में आती मेरी बात? सर इंटरनेशनल का मतलब, इंटरनेशनल मतलब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा भी दिया गया योगदान गवर्नमेंट ग्रांट से ही कहलाएगा। कोई मन में डाउट है? अब सर इसको कैसे ट्रीट करेंगे? अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो आप इसे इनकम मानोगे। क्या मानोगे? इनकम। लेकिन अगर बोल दे कि आपको जो ग्रांट्स दिया है मैंने, आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए दिया है, यानी पर्पस बता दे, तो फिर वो क्या बन जाएगी? आपकी लायबिलिटीज बन जाएगी। ठीक है, एक लॉजिकल सी बात है। सर आप इसे इनकम क्यों मान रहे हो? एक बात बताओ, आपको भारत सरकार ने इनकम दिया, ग्रांट्स दिया, तो आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट रिसीव अकाउंट। बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास पैसा आएगा, टू ग्रांट रिसीव अकाउंट, आपने रिसीव किया। बोलो, तो ये आपके लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। यानी अगर ग्रांट्स एक छोटे मोटे खर्चे को पे करने के लिए, जनरल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए मिला है, तो वो आपका इनकम है। और अगर ग्रांट्स किसी पर्पस को पूरा करने के लिए मिला है कि आपको इससे तो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी है या आपको इससे चिमनियाँ लगवानी है, तो वो ग्रांट्स हमारे क्या होंगे? लायबिलिटीज हो जाएंगे। समझ में आती है मेरी बात की नहीं आती है? तो ये ग्रांट्स हैं। तो आपने क्या सीखा? गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो हम इसे क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे। लेकिन अगर वो बोल दे कि ये ग्रांट्स आपको प्लांटर पर्पस बता दे, तो सब आपकी वो क्या बन जाएगी? लायबिलिटीज बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक वर्ड था होनोरिनियम, कि सर ये क्या होता है? क्या होता है कि आपके स्कूल में ना चीफ गेस्ट आए होंगे 15 अगस्त में। जैसे मैं इंद्रप्रस्थ स्कूल में पढ़ता था तो जय भगवान सर आते थे ज़्यादातर। तो जो अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, या फिर कोई व्यक्ति, जैसे कोई हॉस्पिटल है उसमें एक डॉक्टर ऐसा आया जो लोगों को बताए, डॉक्टर को बताए कि आपको ऐसे इलाज करना है, तो अपने नॉलेज को जो प्रदर्शित करता है, उस नॉलेज के लिए जो पैसा लेता है, इसे कहते हैं होनोरिनियम। या एक तरह से आप सैलरी मान लो इसको। ठीक है, समझ में आती मेरी बात? तो जो अपना आपको नॉलेज दे रहा है,
ठीक है, नो टू हाउ, कि ये कैसे हुआ, ये क्यों करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ता है। ट्रस्ट एक पैसा देता है, लोगों को बुलाता है कि आप हमारे संस्था में आओ और कुछ अच्छी अच्छी बातें करो, इसके बदले हम आपको पैसे देंगे, तो वो होनोरिनियम हो जाता है। समझ में आती है मेरी बात? वो हमारा खर्चा है। हाँ जी बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 40 टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 40 देखना। अच्छा, पेज नंबर है 1.65। ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन को, जरा सब बच्चे ध्यान से सुनना। एक बच्चे ने क्वेश्चन ही पूछा था कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दो। हालांकि बताओ, देखो मैं बात बताता हूँ, मैं 1 से लेकर के जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्व करवाऊंगा। कोई गलत फहमी मत जीना कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, भैया तो बस पढ़ाई जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है, बस क्लियर हो जाए। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो 2018 आपका करंट ईयर है, तो इससे पीछे के 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 ये सारे कौन से लास्ट ईयर। इससे आगे के सारे साल कौन से आपके नेक्स्ट ईयर है, और 18 क्या है, करंट ईयर है। अच्छा ठीक है, तो 18 आपका करंट ईयर हो गया, ये बात आपकी समझ में। रिसिप्ट साइड दे रखा है कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक। सब्सक्रिप्शन दे रखा है 16-17 का 1500 जो इस साल रिसीव किया, 17-18 का इसी साल का था और इसी साल रिसीव किया 60,000, और 18-19 का जो अगले साल का था और इसी साल मिल गया 1800। डोनेशन फॉर बिलियार्ड टेबल, आपको डोनेशन जो मिला वो किसी पर्पज़ के लिए मिल गया, बिलियार्ड टेबल। अब बिलियार्ड टेबल क्या होता है, आप लोगों ने पूल गेम खेला होगा, एक बॉल होती है, एक टेबल होता है, उस बॉल लंबी छड़ी होती है, उससे बॉल मारते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा बिलियार्ड टेबल होता है। आपको उस पर्पज़ के लिए मिला, तो ये डोनेशन क्या होगा, आपकी लाइबिलिटीज़ हो गई। पर्पज़ बता दें कि डोनेशन साहब आप बिलियार्ड टेबल ही खरीदना। इसी तरह एंट्रेंस फीस मिला, कुछ नहीं बोला इसने, तो इनकम है मेरा। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, ये भी मेरी इनकम है, पुराने कागज़ बेच दिए। सैलरी, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, फर्नीचर परचेज किया 1 अक्टूबर 2017 को। कितने महीने के लिए परचेज किया, अक्टूबर यूज़ किया आपने, नवंबर यूज़ किया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने यूज़ किया आप लोगों ने, ठीक है। अगर वो बोलता तो नीचे में डेप्रिसिएशन बोलेगा तो मैं 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगाऊंगा, लेकिन 6 महीने का, क्योंकि परचेज कब किया आपने, अक्टूबर में परचेज किया, तो 6 महीने तो इस साल यूज़ किए। आपने 10% इन्वेस्टमेंट भी परचेज करी। सर आपको कैसे पता चल रहा है परचेज करिए, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो आपने पेमेंट करी है उसके लिए, 10% इन्वेस्टमेंट की पेमेंट करी है, तो साहब आपने परचेज किया तभी तो आपको इन्वेस्टमेंट किया आपने, बोलो, ठीक। बैलेंस क्लोज ऑन 27,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 16,200, सब्सक्रिप्शन पर निशान लगा लो। 1200 स्टिल इन एरियर 2016-17 का सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग एट द एंड, आपको बिगिनिंग और एंड का दे रखा है, आप इस पर भी निशान लगा लो। डेप्रीसिएशन आपको 10% ऑन फर्नीचर पर लगाना है, तो फर्नीचर पर भी निशान लगा लो। आ जाओ मेरे साथ साथ, देखो बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 2 तरह की बैलेंस शीट बनेगी, एक बनाता हूं मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये लो, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पर होता है एक्सपेंडिचर, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर इनकम और यहाँ पर अमाउंट। ऐसी एक बैलेंस शीट बनाएंगे, BALANCE बैलेंस शीट 31/3/2017 ओपनिंग, 17 ओपनिंग होगा ना, ये बैलेंस शीट बना लें। और इसी तरह एक बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट 31/3/2019 की, ठीक है, 31/3/2019 की, ओके 18 की, सॉरी। अब आ जाओ, जिस पर निशान नहीं लगाया उसको पहले अपनी अपनी जगह भेजते हैं। जिस पर निशान नहीं लगाया, तो आपने निशान किस किस पर लगाया है, डोनेशन पर तो लगाया नहीं है, आपने लगाया आप लोगों ने स्पोर्ट्स मटेरियल पर, सब्सक्रिप्शन पर और फर्नीचर पर, ठीक है। इन 3 चीज़ों पर आपने निशान लगाया हुआ है। सबसे पहले मैंने कहा था जितनी भी चीज़ें रिसिप्ट साइड आती हैं, या तो वो
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आएंगी या बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएंगी। कुछ ना बोले तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, और वो बोल दे अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। समझ में आती है मेरी बात? तो कैश का तो पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा, कैश हमारा असेट्स है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दूं कैश 32,500। समझ में आती बात? कैश का ओपनिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन पर निशान लगाए छोड़ दो। डोनेशन फॉर बिलियार्ड टेबल, डोनेशन किसके लिए मिला? बिलियार्ड टेबल के लिए। तो अब बताओ इसे इनकम मानूं या लाइबिलिटीज मानूं? अब कौन सी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड? क्लोजिंग बैलेंस शीट में डोनेशन फॉर बिलियार्ड टेबल कितने रुपए का? 90,000। आगे बोलो। एंट्रेंस फीस कुछ नहीं बोला, क्या मानूं? इनकम। आपके पास दो ही ऑप्शन है साहब, या तो इनकम या लाइबिलिटीज। अब एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या मानूं? इनकम। बाय एंट्रेंस फीस कितने रुपए का? 1100। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, ये इनकम है लाइबिलिटीज है? इनकम है। आपने अपनी पुरानी किताबें बेच दी, ये आपकी इनकम नहीं है? बोलो। बाय सेल ऑफ मैगजीन 450। आगे बोलो। अब हो गया। जितनी भी चीजें पेमेंट साइड है, जितनी भी चीजें पेमेंट साइड है, या तो वो बैलेंस शीट में असेट साइड या फिर एक्सपेंडिचर साइड। अब बताओ सैलरी आपके लिए क्या है, खर्चा या असेट्स? तो एक्सपेंडिचर साइड। टू सैलरी कितने रुपए का? 31,500। आगे बोलो। पोस्टेज, ये भी आपका खर्चा है। टू पोस्टेज 1250। और टू रेंट कितने रुपए का? 9,000। आगे बोलो। टू मिसलीनियस एक्सपेंसेस, मिसलीनियस एक्सपेंसेस, वो मिसलीनियस एक्सपेंसेस कुछ नहीं बोला, एक्सपेंस है वो, कितने रुपए का? 3100। आगे बोलो। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी खर्चा है, कितने रुपए का? 14,000। आगे बोलो। अच्छा, आपको स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में बोला हुआ है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बारे में नहीं बोला, लिख दिया। फर्नीचर के बारे में बोला हुआ है। 10% इन्वेस्टमेंट। अब बताओ इन्वेस्टमेंट असेट्स है या खर्च है? असेट्स है भाई, इन्वेस्टमेंट तो असेट्स है ना आपकी। तो बताओ कौन सी बैलेंस शीट में असेट साइड लिखूं? क्लोजिंग बैलेंस शीट में 10% इन्वेस्टमेंट। भाई परचेज करिए ना आपने, कितने रुपए की? 70,000। अब जरा एक बात समझना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बताई नहीं जाती, लेकिन आपको उसको फॉलो करना होता है, उसे कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट। दिमाग लगाओ जरा मेरे साथ साथ। मैं सोच रहा हूं कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट परचेज करी 70,000 रुपए की। सोच रहा हूं, मैं बड़ा परेशान चल रहा हूं, ये देखो बहुत परेशान चल रहा हूं कि मैंने 70,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी जिसके आगे रेट है 10%। तो मैंने कहा था जब कभी रेट लगा होता है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होता है। 11वीं क्लास याद करो, जिस चीज़ के आगे रेट लगा होता है वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट है। यानी आपको वो दिखाना चाह रहा है, दिखाएगा कैसे? वो आपको ये देखो दिखा, मेरी ड्राइंग ना बहुत ख़राब है, वो आपको दिखाना चाह रहा है कि देखो 10% इन्वेस्टमेंट, मैंने 10% इन्वेस्टमेंट परचेज करी है। इस 10% इन्वेस्टमेंट पर क्या मुझे ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। कितने महीने का ब्याज मिलना चाहिए? 70,000 इंटू में 10/100, पूरा 7,000 ले लूँ? नहीं, क्योंकि आपने 1 अक्टूबर को परचेज किया। देखो जरा लिखा हुआ है 1 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट परचेज करिए। तो साहब अब तो साल खत्म होने में केवल 6 महीने ही तो हैं। अगर आप एक बार बताओ, मैं आपको ब्याज 15 दिन बाद देता हूं, इस महीने के हर महीने के एंड में आपसे ब्याज लेता हूं, तो मैंने शुरू में दे दिया तो पूरे महीने का ब्याज लूंगा। 15 दिन बाद आके दिया तो 15 दिन का ही तो ब्याज लूंगा। तो ऐसे ही अगर साल में एक बार हम ब्याज रिसीव या पे करते हैं, तो आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ परचेज करिए, मान लो पूरा साल यहाँ से लेकर यहाँ खत्म होता है, तो आपने यहाँ परचेज करिए, तो भैया 6 महीने का तो ब्याज मिलेगा। इससे पहले तो आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी, तो उसका ब्याज नहीं मिलेगा, 6 महीने का ब्याज मिलेगा। तो मैं कहूँगा 6/12। सर आपको कैसे पता 6 महीने का ब्याज मिलेगा? क्योंकि 1 अक्टूबर 2017 को परचेज करी थी आपने, तो 6 महीने का ब्याज कितना बनता है? 3500। तो बताओ एक बात, 3500 का ब्याज बनता है। अब मेरे बातों को ध्यान से सुनते रहना। 3500 का ब्याज बनता था। अब आप चेक करो कि क्या आपको उसमें से कुछ मिला? मिलेगा किधर? रिसीप्ट साइड। देखो कहीं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, देख लो जरा।
कहीं पर रिसीप्ट साइड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। देख रहा हूं मैं, कैश का बैलेंस दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, डोनेशन दे रखा है, ये सब कुछ दे रखा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा। तो साहब चाहे आपको मिले चाहे ना मिले, आपकी तो इनकम हो गई ना एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, टाइम तो हो गया ना उसका। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, चाहे आपको इनकम मिली हो चाहे नहीं मिली हो, आगे तो मिली जाएगी ना। आपने कहीं पर काम कर लिया 1 महीने और आपको सैलरी नहीं मिली है, तो भैया कभी ना कभी देर सवेर तो मिल ही जाएगी, तो वो भी तो आपकी एक तरह से इनकम हो गई। तो साहब इनकम चाहे मिले चाहे ना मिले, कितना बनता था, आपकी इनकम बनती थी 3500 रुपये, जितनी इनकम एक्रूड हो गई वो मैं यहां पर दिखाऊंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए का, 3500 रुपये का। फिर से मेरी बात को ध्यान समझना, मैं कहता हूं कि मुझे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए था 3500 रुपये, उसमें से मुझे मिला कुछ नहीं। कैसे पता आपको नहीं मिला, तो मिला होता तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड होता ना, भी ब्याज मिला आपको, तो ब्याज कुछ नहीं मिला, मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अगर आपको कहीं दिख रहा है तो बताओ जरा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है इंटरेस्ट मिला है। तो चाहे मिले चाहे नहीं मिले, एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि साहब टाइम हो गया, ड्यू हो गया, मेरी इनकम बनती है, जितनी बनती है मैं उतना दिखाऊंगा। अब मुझे ना लिखना नहीं आ रहा, जितनी बनती है उतना दिखाना है। अब वो मत देखना, मात्रा मेरे को नहीं आती हिंदी, तो जितनी बनती थी उतनी इनकम मैं यहां दिखाऊंगा, उसमें से आपको रिसीव कुछ नहीं हुआ। ओहो, हे भगवान, मैं कैसी दुविधा में हूं, बताओ मैं कैसी दुविधा में आ गया। मेरी इनकम बनती थी 3500, मुझे मिला कुछ नहीं, मैं क्या करूं। भगवान कह रहे हैं जब तेरी इनकम बनती थी 3500, तुझे मिला कुछ नहीं, तो ये तेरी असेट्स है कि नहीं है, इनकम आउटस्टैंडिंग। इनकम आउटस्टैंडिंग असेट्स होती है ना, तो मैं कहां लिखूं, एक्रूड इंटरेस्ट 3500 रुपये। अच्छा सर बताओ, एक बात और बताओ, अगर मान लो मुझे मिल जाती इनकम, तो 3500 में से 2000 मिल चुकी होती, रिसिप्ट साइड 2000 लिखा होता, तो कितनी बनती थी, 3500। यहां तो पूरा दिखाऊंगा, इनकम 3500 बनता है, उसमें से 2000 मिल गया तो 1500 आउटस्टैंडिंग है, तो यहां फिर 1500 दिखाता। ओ नहीं समझ मारी बात। अरे इनकम जितनी बनती, चाहे आपने रिसीव किया चाहे नहीं किया, आपकी इनकम बनती थी ना 3500, तो आपको पूरे 3500 यहां पर दिखाने पड़ेंगे। इसमें से जो रिसीव नहीं हुआ, जो रिसीव नहीं हुआ, फिर सुनो मेरी बात, जो रिसीव नहीं हुआ उसको दिखाऊंगा असेट साइड, वो मेरी असेट्स है। अच्छा तो यहां पर कुछ रिसीव नहीं हुआ, इसलिए सारा का सारा असेट्स था, हाँ, और मिल जाता 2000, तो फिर यहां पर जितना बनता उतना तो दिखाऊंगा ही 3500, इसमें से 2000 मुझे मिल गया, तो 2000 फिर मेरा असेट्स हो जाता। समझ में आती मेरी बात, जो नहीं मिला वो मेरा असेट्स हो जाता, 1500 रुपये। क्या मैं इन सबको मिटा दूं, बातों को, बातें समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। ओके, अब जरा अगला पॉइंट पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। कैश का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दूं कैश, कैश का क्लोजिंग बैलेंस असेट्स है ना, क्लोजिंग असेट्स 27000 रुपये। कोई मन में डाउट है तो बताओ। ओके, अब आ जाओ फर्स्ट पॉइंट पर, यहां तक किसी के मन में कोई संदेह ख्याल भाव है तो बताओ। अब आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाओ, क्योंकि ये वर्किंग नोट नंबर मेरा 1 होगा, तो वर्किंग नोट में ऐसे ही नकली में जैसे मर्जी वैसे बना लूंगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिख करके। ये डेबिट साइड था, ये क्रेडिट साइड था, इसमें फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है कि पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें बस सीधा वर्किंग नोट है मेरा। टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर क्या लिखूंगा, बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर क्या लिखूंगा, बाय ओपनिंग एडवांसेज, यहाँ पर क्या लिखूंगा, टू क्लोजिंग एडवांसेज, यहाँ पर लिखूंगा बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट, यहाँ पर लिखूंगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 17, 18, 19, जरा बताओगे कितना कितना अमाउंट है, 1500, 60,000, 18,000, 18,000 नहीं 1800, कितना हो जाएगा टोटल, 63,300, ये दे रखा मेरे को। अब आ जाओ पॉइंट पर, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में ऐसे दे रखा आप लोगों को, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख लो, आपको वैसे ही लिखा हुआ है, मैंने वैसे का वैसा ही लिख दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से उठा करके यहाँ चिपका दिया बस। ओके, कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
एज एट 31 मार्च 2018, यानी क्लोजिंग 18 क्लोजिंग है ना आपका भैया, 18 क्लोजिंग ही तो है, बोलो ना। क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग कितने रुपए का है? 16,200 रुपए का। 16,200। मन में कोई डाउट? पक्का? अरे हाँ ही ना तो बोलो। आ गया। ठीक है। इसके बाद आपको क्या कह रहा है वो? सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर 16-17, पिछले साल का अभी भी 1,200 रुपये पेंडिंग है। एक बात बताओ जरा, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, सब बच्चे मेरे सवालों का जवाब देना, छोड़ो पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, इंपॉर्टेंट बात समझना। मान लो मैं कहता हूँ कि मैंने अनिकेत से इस बार 2,000 रुपये लिया, आपको आंसर क्या निकालना है? आपको आंसर ये निकालना है, अनिकेत तुम ही बता दोगे ये बात, तो कोई भी बता सकता है, सिंपल सी बात, कि अनिकेत से मुझे पिछले साल कितने रुपए लेने थे, आपको ये अमाउंट निकालना है। अनिकेत से मुझे पिछले साल कितने रुपए लेने थे, ये अमाउंट बताना बस आप लोगों को। इस बार अब मैं आपको डाटा देता हूं, इस बार अनिकेत से मैंने 20,000 रुपये ले लिए, पिछले साल वाले कोई थे अमाउंट, उसमें से 20,000 रुपये ले लिए, अभी भी 12,000 लेने हैं अनिकेत से। तो बताओ अनिकेत से कितने रुपए लेने होंगे? भैया अनिकेत से कुछ अमाउंट पिछले साल मुझे लेने थे, ये फाइंड आउट करना आपको कि पिछले साल कितने रुपए लेने थे। अनिकेत जरा बताना, अनिकेत पिछले साल मुझे तुमसे कुछ अमाउंट लेना था, मुझे नहीं याद है, वो तुम्हें भी याद नहीं है। अब मैं कुछ बोल रहा हूं कि अनिकेत से मुझे इस साल उसमें से 20,000 मिल गए और अभी भी 12,000 लेने हैं, तो अनिकेत से पिछले साल कितने रुपए लेने थे? 32,000। ओहो, नहीं आई समझ में? अरे 20,000 लेने के बाद अभी भी 12,000 लेने, तो 32,000 लेने होंगे तभी तो ऐसा हो गया। नहीं आई बात समझ में? जरा सुनना मेरी बात को। मैं कहता हूं कि मुझे 1,500 मिल चुका है, अभी भी पिछले साल का 1,200 लेना है, तो बताओ पिछले साल का 2,700 पेंडिंग नहीं होगा? ये मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा। सुनो मेरी बात, 1,500 मिलने के बाद अभी भी 2,700 और 1,200 रुपये अभी और लेने हैं, स्टिल इन आउटस्टैंडिंग, अभी भी 1,200 पेंडिंग है। तो बताओ पिछले साल 2,700 लेने होंगे, बोलो ना हाँ है ना भैया? 1,500 पिछले साल कुछ अमाउंट था, उसमें से 1,500 मिल गया, 1,200 भी और लेना, तो पिछले साल 2,700 तो पेंडिंग होगा। ओहो, नहीं आई समझ बात? अच्छा, ये अमाउंट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये अमाउंट नहीं दे रखा, तो मैं ये वाला अमाउंट यहां पुट कर दूं, बोलो हाँ या ना? ये अमाउंट तो निकाल ही लिया आप लोगों ने। ओपनिंग एडवांस मैंने कहा था नहीं दे रखा होगा, 0 होगा। बैड डेब्ट नहीं लिखा मैंने, नहीं था 0। रिफंड होता तो लिखता, रिफंड नहीं है तो 0। आप क्या ये वाला अमाउंट निकाल लोगे? तो ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये कितना? 75,000। अब पुट करते हैं ये और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का जरा बताओगे? 2,700। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का बताओगे जरा? 16,200। ये खत्म, ये खत्म। ओपनिंग एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,800। ओपनिंग कुछ नहीं था इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कुछ नहीं लिखा, ये भी खत्म। ये है नहीं 0, ये बैड डेब्ट है नहीं, कुछ नहीं है, ये 0, ये तो कहीं नहीं जाता, बताया था आप लोगों को। ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए का? 75,000। आपको मैं बता दूं कि सर ये आप सबसे ऊपर ही क्यों लिख देते हो, क्योंकि ये ना किसी एनजीओ के लिए मेन इनकम होती है, इसलिए मैं सबसे ऊपर लिखता हूँ। हालांकि तुम्हारा गलत नहीं होगा, आप नीचे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने बता दिया आपको कि मेन इनकम सबसे ऊपर लिखनी चाहिए। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट क्या है? मटेरियल का, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। जरा आप लोग पहले यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो यहाँ तक, रुक दो। अच्छा देखो, अब आ जाओ स्पोर्ट्स मटेरियल पर। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बिगनिंग। स्पोर्ट्स मटेरियल आपके लिए क्या है? असेट्स या फिर खर्चा? असेट्स है। स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा आप लोगों ने, क्या है आपका? असेट्स है। ओपनिंग में कितना था? ओपनिंग में आपको बोल रहा है ना, अब देखो इधर ओपनिंग बता रहा है कि ओपनिंग में आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल इतना था, बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, नीचे एडजस्टमेंट में देखो
ओपनिंग में इतना था, तो क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में साइड साइड लिखो स्पोर्ट्स मटेरियल, बोलो हाँ या ना। स्पोर्ट्स मटेरियल कितने रुपए का? 3000। और क्लोजिंग में कितना बता रहा है वो? 45,000। कितना? 4500। 4500। स्पोर्ट्स मटेरियल 4500। अब जरा एक बात बताना मेरे को, ओपनिंग में स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था, क्लोजिंग में कितना है? 4500। एक बात बताऊं, स्पोर्ट्स मटेरियल का एक बार अकाउंट बनाऊं स्टॉक अकाउंट बनाते थे आप, बताओ। स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाऊं ना उसका। सर आप क्रेडिटर का अकाउंट क्यों नहीं बना रहे यहाँ पर? क्योंकि मैंने क्या कहा था, क्रेडिटर का जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देगा तभी आप बनाओगे, नहीं तो आप उसका अकाउंट नहीं बनाओगे। तो आपको स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग में कितना दे रखा है, टू बैलेंस बीडी, बताओगे कितने रुपए का है? 3000। बोलो। क्लोजिंग में कितना बता रखा है, बाय बैलेंस क्लोज डाउन, कितने रुपए का? 4500। भाई स्टॉक अकाउंट बना रहा हूं ये मैं, कितने रुपए का? 4500। क्या आपने परचेज करी है? परचेज कहाँ दिखेगा? पेमेंट साइड देखो, पेमेंट साइड देखो, परचेज क्या होगा आप लोगों ने, कितने रुपए का? 11,500 रुपए का परचेज कर लिया। परचेज दो तरह की थी, कैश और क्रेडिट। क्रेडिट परचेज इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि क्रेडिटर का अकाउंट नहीं दे रखा है, बैलेंस नहीं दे बता रखा क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग, तो मैंने मान लिया सारा का सारा कैश परचेज होगा। तो सेल नहीं दे रखा, सेल लिखते थे यहाँ पर, सेल नहीं दे रखा, बाय सेल 0, बुक वैल्यू पर बोलो, तो यहाँ से क्या कंज्यूम्ड निकाल लोगे, कंज्यूम्ड कितना आपने यूज कर लिया, तो ये प्लस ये माइनस ये कितना? भैया ओपनिंग बैलेंस दे रखा था आप लोगों को, परचेज और कर लिया। पेमेंट साइड, आपका पेमेंट साइड स्पोर्ट्स मटेरियल है, इसका मतलब आपने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है, बोलो ना। तो ये प्लस ये माइनस ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा आप लोगों को, कितना जाएगा? 10,000 रुपए का। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही समझ में? ठीक है। अब ये बताओ, ओपनिंग तो लिख दिया आप लोगों ने, ओपनिंग बैलेंस शीट में साइड साइड, क्लोजिंग तो लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में साइड साइड, परचेज नहीं, ये तो कहीं जाता नहीं है, कंज्यूम्ड कहाँ जाएगा? टू स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। आगे बताओ, लास्ट पॉइंट है, आपको फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो बताओ फर्नीचर, ध्यान सुनना, फर्नीचर कितने रुपए का परचेज किया था आप लोगों ने? फर्नीचर कितने रुपए का परचेज किया था? 20,000 का। अब 20,000 पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ, क्योंकि आपने 6 महीने में यूज किया है, अक्टूबर में खरीदा ना। अरे भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक साल खत्म होता है, यहाँ पर आपने परचेज किया तो 6 महीने का तो डेप्रिसिएशन लगाओगे, कितने रुपए का आएगा जरा बताओ? तो 20,000 इंटू में कितना परसेंट है? 10 बटे में 100, कितने महीने का? 6/12, कितना आएगा? डेप्रीसिएशन खर्चा है कि नहीं है, मुझे इतना बता दो बस आज। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितने रुपए का? 1,000। अब बताओ फर्नीचर कौन सी बैलेंस शीट में लिखूं, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में? मैंने बोला था जब तक बोलेगा नहीं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो फर्नीचर जरा बताओ कितने रुपए का था? 20,000, 1,000 का डेप्रीसिएशन लग गया, क्या 19,000 का नहीं बच जाएगा? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। बस मेरे ख्याल से सारी बातें खत्म हो गई, खत्म। अब जरा आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो, इस अकाउंट से निकालो जरा। लास्ट क्लास में बताया था यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, इधर आएगा तो सरप्लस और उधर आएगा तो डेफिसिट। अच्छा, इसका टोटल कितना आ रहा है? 80050। इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यानी इनकम हावी है खर्चों पर, इनकम हावी है खर्चों पर, तो सरप्लस आएगा कितने रुपए का? 10,200। 800 500 इनकम हाईएस्ट फिगर था, इसलिए दोनों तरफ लिख दिया। इधर की तरफ आ रहा है ये सरप्लस, आप समझ लो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ते थे कि नहीं जोड़ते थे? याद करो 11वीं क्लास। तो सरप्लस लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस शीट में 10,200 रुपये सरप्लस। ठीक है। अब मैंने कहा था कि ओपनिंग बैलेंस शीट से हम क्या निकालेंगे, ये किस लिए बनाते हैं हम लोग? ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए। कैपिटल फंड बताओ कैसे निकालेंगे? ये प्लस ये तो कितना आएगा? 38,200। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं आपसे, बट फिर भी मैं आपको ये सिखा रहा हूं ताकि पेपर में जब आए तो आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाए बातें कि क्या हो रही है। कैपिटल फंड कितने रुपए का? 38,200। ठीक है। तो अब देखो दोनों तरफ ये मैच हो जाना चाहिए, तो इसका टोटल कितना आएगा? 48,400। 48,400 और 90, ये कितना जाएगा? 140,200 आएगा। 140,200।
इधर भी 140-200 जा रहा है आ गया पक्का। पक्का। ये बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई। जैसे ही एक बात सुनना, 38,200 मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे ही मैं इस कैपिटल फंड को यहाँ पर लिखता हूँ और इसमें मैं जैसे ही सरप्लस को ऐड कर देता हूँ तो पता है क्या बन जाता है? इसे हम कॉर्पस फंड कहते हैं। ये मतलब होता है, समझ में आती मेरी बात? और जब मैं इसमें और डोनेशन या फंड को जोड़ देता हूँ तब ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम बन जाता है। समझ में आती मेरी बात? नोट डाउन कर लो इसको।